वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट आर्टिकल है स्टेरिंग द डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर। तो इस आर्टिकल में हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम अपना विकसित भारत का कमिटमेंट 2047 तक अचीव कर लें और एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट भारत बन जाएं। तो उसके लिए क्या है कि अब इस जर्नी में हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। जैसे जैसे ग्रोथ होगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक सेक्टर्स तो ज़्यादा यूज़ में आएंगे, तो हमें क्रूशियल है कि हम उसको ग्रीन बनाएं। पर अब कैसे ग्रीन बनाएं, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स है वो कितना ज़्यादा मतलब कार्बन एमिशंस में कंट्रीब्यूट करता है, फिर हमें उसे नेट ज़ीरो एमिशंस तक भी लेके जाना है, हमें एनवायरनमेंट का भी ख्याल करना है। तो इस बारे में इस आर्टिकल में बेसिकली डिस्कस किया गया है। तो ग्रीन लॉजिस्टिक्स की क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। तो इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो मोस्ट कार्बन इंटेंसिव है ग्लोबली। तो डीकार्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम एक रेजिलिएंट और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स बनाना चाहते हैं। तो इमिशंस का अगर हम ओवरव्यू देखें, तो अब इंडिया जो है वो उसका जो टोटल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर उसमें 13.5% कंट्रीब्यूट कर रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो अकेली ही 88% है उन एमिशंस की। फिर ट्रक उसमें से भी 38% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डोमेस्टिक एविएशन जो है वो 4% ऑफ एमिशंस। शिपिंग जो है वो लेस एमिशन तो करती है रोड से, पर फिर भी करती तो है। वेयर हाउसिंग में वेयर हाउसेज जितने ज़्यादा बड़े होंगे, जितना ज़्यादा स्टोरेज करनी है, उनमें बिजली का खर्चा, रखने का खर्चा, हीटिंग का, कूलिंग लोड, ये सब का खर्चा मिला के ये कितनी ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो जाती है। तो ऑब्वियसली वो भी कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा खासा एमिटर है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ क्या है, कि हम अब क्या सोच रहे हैं इस चीज़ को बेटर करने के लिए। गवर्नमेंट सोच रही है कि हम इनलैंड वाटरवेज या कोस्टल शिपिंग को बूस्ट करें, ये प्लान्स बनाएं। जैसे कि अब बाय 2030 हम इनलैंड वाटरवेज ट्रैफिक को ट्रिपल करने की सोच रहे हैं, कोस्टल शिपिंग को ऑलमोस्ट 1.2% से। फिर हम रेलवेज जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, वो भी ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा उस तरह यूज़ हो रही हैं। तो इंडिया भी अपना रेल फ्री जो है उसका शेयर जो है उसको यूज़ कर सकता है, ताकि हम एक क्लीनर ट्रांसपोर्ट की तरफ पहुंच पाएँ। तो चाइना एंड यूएसए ने ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया हुआ है रोड से रेलवे पे रिड्यूसिंग एमिशंस। रेलवे मोर सस्टेनेबल है और ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड है इंडिया में, तो इंडिया इसको यूज़ कर सकता है। फिर हम इस पे बात करें इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रोड फ्लीट। तो इंडिया ने इस बारे में भी सोचा कि ठीक है, रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट, रेलवेज हर जगह नहीं पहुंच सकती हैं, तो हमें रोड्स भी उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते रहना पड़ेगा। जैसे अब दिल्ली जयपुर कॉरिडोर जो है उसमें हमने ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स लगाई हैं ट्रक्स के लिए, अभी एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसे किया है। अगर ये हमारे छोटे किसी उसमें चल जाता है, तो हम इसे ओवरऑल भी यूज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये एक पोटेंशियल गेम चेंजर होगा इन रिड्यूसिंग रोड फ्लीट एमिशंस। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट। तो आईएमओ ने एम किया है टू रिड्यूस शिपिंग एमिशंस बाय 50% बाय 2050। तो इंडिया क्या कर सकता है कि हम एलएनजी पावर्ड वेसल्स, सोलर इलेक्ट्रिक बोट्स या बायोफ्यूल रन बैजेस, इन सब को यूज़ कर सकते हैं। उससे ये जो सोर्सेज हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल बनाए जाएंगे। कोई भी रिन्यूएबल सोर्स, ज़रूरी नहीं है कि यही सब, जियो थर्मल पावर, सोलर, विंड, सब मतलब इन सब को यूज़ करके हम और बेटर कर सकते हैं। फिर हम एयर ट्रांसपोर्ट को भी यूज़ कर सकते। एयर ट्रांसपोर्ट जो है ना, उसको डिकार्बनाइज करना थोड़ा ट्रिकी तो है, पर लेकिन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स से और बाकी और इम्प्रूवमेंट्स से हम इसकी एमिशंस काफ़ी कम कर सकते हैं। तो ग्रीनर वेयर हाउसिंग, तो सिग्निफिकेंट कार्बन एमिटर कहाँ पे है कि हम जो ग्रीन वेयर हाउसिंग की तरफ हमें जाने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे खर्चा आता है। अगर हम वही जहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड हुई है वही अगर सोलर, विंड, जियो थर्मल पावर की हो जाए, तो कितना ज़्यादा हमारा एकदम खर्चा बच जाएगा और कितनी ज़्यादा एमिशंस एकदम रिड्यूस हो जाएंगी। हम ऑब्वियसली विकसित भारत की तरफ बहुत आगे ज़्यादा अच्छे से बढ़ पाएंगे। वे फॉरवर्ड क्या है कि हम डिकार्बनाइजेशन करें, कॉम्पिटिटिवनेस प्लस रेजिलियंस प्लस सस्टेनेबिलिटी आएगी हमारे पास। इंडिया का बात क्या रहेगा कि हम अपना रेल फ्लीट बढ़ाएं, रोड्स को इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश करें, क्लीन मेरीटाइम फ्यूल्स अडॉप्ट करें, वेयर हाउसेस को एनर्जी एफिशिएंट बनाएं। फाइनल थॉट यही है कि रोड टू ग्रीन फ्यूचर इज़ रेडी।
नाउ इज द टाइम टू एक्ट विद स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या आ रहा है कि आर्बिट्ररी टेक डाउन ऑफ ऑर्डर्स, arbitrary takedown orders on Wikipedia will still flow स्टिफल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली इस आर्टिकल के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर बात करी गई है कि मतलब जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब जो हमारा मतलब हम एक बेसिकली जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो इंश्योर करा है सुप्रीम कोर्ट ने, और विकीपीडिया की इंटेग्रिटी एज अ पब्लिक नॉलेज प्लेटफॉर्म इंश्योर करी गई है। तो ये एक स्टेप है प्रिवेंटिंग आर्बिट्ररी सेंसरशिप एंड प्रमोटिंग द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजिटल स्पेसिस। तो बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि हुआ क्या था आखिरकार। तो हमें पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए थे कि जैसे एशियन न्यूज़ जो इंटरनेशनल है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक डिफेमेशन केस फाइल किया था विकीपीडिया के पेज पे कि इसके कारण हमें डिफेम किया जा रहा है, इनका पेज हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिल्ली हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे कि हाँ विकीपीडिया का पूरा पेज ही हटा दें, उस पर मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने तो ये ऑर्डर्स दे दिए थे कि सारा का सारा पेज ही हटा दो, क्योंकि उन्होंने डिफेमेशन केस फाइल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि ये लीगल एरर है बाय हाई कोर्ट कि पूरा का पूरा ही हम हटाने की बात कर दें। प्रॉब्लम क्या है हाई कोर्ट की रीजनिंग के साथ कि हाई कोर्ट ने क्लेम किया कि जो विकीपीडिया का कंटेंट है वो डिफेमेटरी है, जो स्टेटमेंट्स हैं वो किसी भी मतलब ओपिनियन से या एडिटोरियल स्पेस से ली गई हैं, कोई फैक्चुअल रिपोर्टिंग नहीं है, कोई प्रॉपर साइटेड रिसोर्सेज नहीं है। जो कि विकीपीडिया है वो बेसिकली एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह है और इसकी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। पर लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो रेफरेंसेस थे वो क्रेडिबल रिपोर्ट्स थी, ना कि मेयर ओपिनियंस थे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ ओपिनियंस थे। और जो टेक डाउन ऑर्डर था वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड और वेग था कि हाँ आगे किसी ने कह दिया कि हाँ जी हमारे पे तो डिफेमेशन केस करा है, जो अगर सच भी है तो सच भी हटा दो उस पे से, तो वो नहीं है। विकीपीडिया का जो मॉडल है वो ऐसे स्वीपिंग सेंसरशिप सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेश प्ली रिक्वायरमेंट। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल को कहा है कि वो एक न्यू प्ली फाइल करें जिसमें वो स्पेसिफिक पार्ट्स या प्रॉपर लाइंस या जो भी पार्ट्स हैं आर्टिकल के वो हाईलाइट करें कि उनको रिमूव किया जाए, ना कि सारा का सारा पेज रिमूव करने की बात करी जाए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। तो विकीपीडिया क्या है कि इंटरनेट इंटरमीडिएटरी है विद सेफ हार्बर अंडर इंडियन लॉ। उसका जो कंटेंट है वो यूज़र जनरेटेड होता है और कम्युनिटी उसे मॉडरेट करती है, वॉलंटियर्स होते हैं जो उसमें करते हैं। विकीमीडिया खुद नहीं ये सब करता। नेक्स्ट इज़ हाउ विकीपीडिया वर्क्स। अब आर्टिकल जो हैं वो क्रिएट करे जाते हैं, वॉलंटियर्स उसे एडिट करते हैं, जो एडिट रूल्स और डिस्कशंस हैं वो क्वालिटी मेंटेन करता है। एक्सटेंडेड कन्फर्म्ड प्रोटेक्शन और फुल प्रोटेक्शन used by control editing during disputes. Editors are elected by the community, not appointed by Wikimedia. स्केल और रिलायबिलिटी। तो विकीपीडिया के पास ओवर 62.95 मिलियन आर्टिकल्स हैं 350 प्लस लैंग्वेजेस में। डिस्पाइट सम इनकन्सिस्टेंसी इन क्वालिटी वो काफ़ी हाईली रिलायबल है ड्यू टू इट्स ओपन एंड मॉनिटर्ड एडिटिंग सिस्टम। तो रिस्क ऑफ जुडिशियल ओवररीच। तो इसमें टेक डाउन थ्रेड्स या क्रिमिनल एक्शन से क्या हो गया कि हमने विकीपीडिया की जो ओपन सोर्स मॉडल है उसको हार्म किया। फ्री स्पीच और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को हमने सप्रेस करने की एक तरह से कोशिश करी गई इसमें। फिर हमने अंडरमाइन करे ओपन डिस्कशंस और ट्रांसपेरेंसी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे हो रहे थे। तो मतलब हाई कोर्ट को इसमें थोड़ा सोच के डिसीजन लेना चाहिए था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को रोक दिया है। तो फाइनल टेक अवे वही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट किया है और साथ में इंश्योर किया है कि विकीपीडिया की इंटेग्रिटी एक पब्लिक नॉलेज प्लेटफॉर्म के तौर पे बनी रहे। इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग आर्बिट्ररी सेंसरशिप एंड प्रमोटिंग द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजिटल स्पेसेस। तो बेसिकली आज यही दो आर्टिकल्स थे हमारे पास। तो पहला आर्टिकल हमारे पास था स्टीयरिंग द लॉजिस्टिक्स वाला, कि हमें जो लॉजिस्टिक्स है उनको बेसिकली इस तरह इम्प्रूव करना है कि हम उनको ग्रीनर लॉजिस्टिक्स की तरह ले पाएँ ताकि हम कार्बन एमिशंस को अवॉइड कर सकें। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम कार्बन एमिशंस को कम कर पाएंगे, क्लीनर लॉजिस्टिक्स हो जाएंगे हमारे पास, तो हम बहुत ज़्यादा आगे ईजीली बढ़ पाएंगे और अपना विकसित भारत का मिशन
इम्प्रूव कर पाएंगे। और ये वाला आर्टिकल तो देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम फिर से एक बार और देख पा रहे हैं इससे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।